हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ +2 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, क्या होता है? तो बेसिकली WHO ने डिफाइन किया है, जैसे आपका हेल्थ का डिफाइन किया है ना उन्होंने, कि मेंटली, फिजिकली, है ना, इमोशनली, टोटल एस्पेक्ट में फिट होना चाहिए। वैसे ही सेम डिफाइन है आपका रिप्रो हेल्थ का भी, कि WHO के अकॉर्डिंग दैट अ पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली फिट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल की, तो बेटा क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में शुड फंक्शन प्रॉपरली। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली फंक्शन करे, है ना। जैसे टेस्टिस जो है वो जितना अमाउंट ऑफ स्पर्म बनना चाहिए उतना बने। ठीक है, फीमेल बॉडी है तो लाइक यूट्रस शुड हैव द कैपेसिटी टू इम्प्लांट, ठीक है, कंसीव करने की कैपेसिटी हो फीमेल में, है ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ, फिजिकली या रिप्रोडक्टिवली फीमेल इज हेल्दी या मेल इज हेल्दी। ठीक है, देन अगर इमोशनल की बात करें हम, तो कोई मिथ और मिसकंसेप्शंस नहीं हो, है ना। कितने जन के मन में डर रहता है अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप, और ऐसा कुछ नहीं हो। इमोशनली द पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बिहेवियर, सोशल, ये सब क्या होता है बच्चों, बहुत ही सोशल स्टिग्मास है ना इंडिया में अबाउट सेक्स रिलेटेड थिंग्स, तो वो सब नहीं हो बेसिकली, राइट। किसी को अगर STD है ना, तो लोग मतलब उसे छुआछूत की बीमारी ना माने, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को एड्स है या किसी को सिफिलिस है तो दैट पर्सन इज लाइक उसे छू नहीं सकते, हो जाएगा, है ना, STD ऐसा। तो ये सब जो मिथ और मिसकंसेप्शन है ये सब नहीं हो। फाइन, ओके। सो बेसिकली व्हाट इज रिप्रो हेल्थ बच्चों? तो रिप्रो हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। समझ में आया इतना? डिफाइन क्लियर है? ओके। अब बच्चों देखो, इंडिया में इन द ईयर 1951 ही, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छा किया कि हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ था बच्चों? 1947 में। ठीक है, 1951 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, 1951 में ही बच्चों, 1951 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, सो बच्चों ये आपको ईयर याद रखना है, आपको नीट में मिल सकता है ये क्वेश्चन कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था? तो इन द ईयर 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट हुआ था। अब बच्चों हम इसे किस नाम से जानते हैं? अब इसका नाम जो है, अब इसका नाम इज डिफरेंट, अब इसका नाम इज डिफरेंट। ठीक है, अब ये जाना चाहता है RCH प्रोग्राम के नाम से। RCH प्रोग्राम के नाम से फुल फॉर्म बता रही हूं मैं बेटा, आपको याद रखना है। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो बेटा ये क्या बताता है ना, ये प्रोग्राम क्या सिखाता है बेसिकली? हमें पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं कि हाँ सारे लोग ही एजुकेटेड हैं, है ना। आपको रूरल अर्बन सब देखना पड़ेगा। तो हम पूरा ओवरऑल पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, है ना। ये RCH प्रोग्राम्स है, ये क्या सिखाता है? गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? इन द ईयर 1951 में। अब उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं RCH। क्या बोलते हैं उसे हम? RCH फुल फॉर्म आपको याद रखना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसका एम्स क्या है ना? व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के एम्स क्या है बच्चों, आपको वो ध्यान में रखते हैं। ये प्रोग्राम क्यों गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, है ना, इसके एम्स क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एम है इसका टू क्रिएट अवेयरनेस इन
both male and females about various reproduction related aspects. ठीक है, मतलब both दिख रहा है अच्छे से, to create awareness in both male and female about reproduction related aspects. फाइन, गांव वगैरह में है ना, कैसे थ्रू प्रिंट या ऑडियो विजुअल मीडिया, ये सब के थ्रू, है ना, गवर्नमेंटल देन एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, वो सब जगह गांव गांव जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, है ना, अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब से गांव में है तो प्रॉपर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरह से प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए, है ना, तो वो सब दिखाते हैं, है ना, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स टू कंट्रोल बर्थ, है ना, तो ये सब चीज सब एनजीओस या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो करती है. ठीक है, एक एम ये है टू क्रिएट अवेयरनेस इन बोथ मेल एंड फीमेल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ठीक है, कैसे, थ्रू प्रिंट या एवी, मतलब ऑडियो विजुअल थिंग्स. ओके, दूसरा पॉइंट है बच्चा, टू ensure safe, responsible and satisfying reproductive life. Fine. थर्ड पॉइंट है इसका, टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. आपने भी देखा होगा जब आप लोग 8 या 9 स्टैंडर्ड में थे, है ना, या 10th में ऐसे, तब फिर स्कूल जो प्यूबर्टी में रीच करता है ना उन बच्चों के लिए, स्कूल या प्यूबर्टी से पहले ऐसे वो स्कूल में आजकल सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम रखा जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस, है ना, तो जो बच्चों के दिमाग में मतलब पहले से कोई मिथ और मिसकंसेप्शंस नहीं आ जाए. ओके, इस वजह से. और जो फीमेल्स है ना, प्यूबर्टी की एज आ गई है या आने वाली है, तो दे शुड बी अवेयर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, एंड हाउ टू डील विद इट. उन्हें ये भी पता होना चाहिए हाउ टू यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली, है ना, उन्हें ये भी पता होना चाहिए, कोई मिथ और मिसकंसेप्शंस नहीं हो. ठीक है, जैसे बच्चों हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं. जैसे ही एक पर्सन प्यूबर्टी की एज में आता है, उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस है बेसिकली वो मेल में स्टार्ट हो जाता है एंड फीमेल में ईच मंथ ओवर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. तो जो बच्चे होते हैं जो प्यूबर्टी एज में रीच किए या रीच करने वाले हैं, दे शुड नो अबाउट दिस, है ना, उन्हें ये अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है, एंड दे शुड बी कंफर्टेबल कि हाँ अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से पूछ सके, है ना, ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, उसे भी क्या पता वो भी आपका एज के है ना. तो बेसिकली ये रीजन ही है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ताकि कोई मिथ और मिसकंसेप्शंस किसी भी बच्चे में डेवलप नहीं हो एंड उन्हें कुछ भी डाउट हो तो अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स कोई भी या अपने टीचर से पूछ सकें. ठीक है, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, टू कंट्रोल STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. बहुत जरूरी है. STI भी कहते हैं इसको, है ना, इसको STI भी कहते हैं. तो बेसिकली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है वो कैसे कंट्रोल हो, है ना, कैसे कंट्रोल हो. सी, STD कैसे फैलता है, इफ अ पर्सन हैव सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, है ना, तब ऐसा होता है कि अगर एक को STD है तो वो एक पर्सन फिर दूसरे पर्सन को फैलाते रहेगा. फाइन, तो STD कैसे नहीं फैलता, बाय यूजिंग कॉन्डम्स STD जो है वो स्प्रेड नहीं होता. ठीक है, क्यों स्प्रेड होता है, मैंने रीजन दिया आपको, फॉर हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बेसिकली. तो जो लोग हैं उनको अबाउट STD नॉलेज होना चाहिए एंड दे शुड ऑलवेज यूज condoms while having sex with unknown partners.
ठीक है, तो टू कंट्रोल STD। देन बच्चों ये RCH का और क्या एम है, टू एजुकेट द फर्टाइल कपल, फर्टाइल कपल, ठीक है। क्या भाई, फर्टाइल कपल को क्या सिखाना, फर्टाइल कपल को भाई बर्थ कंट्रोल मेजर्स, है ना। ऐसा नहीं कि वो बिना प्रोटेक्शन के कभी भी सेक्स कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फीमेल कंसीव कर सकती है, तो उन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स पता होने चाहिए। दूसरा अबाउट प्रेगनेंसी, फीमेल को एकदम प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। देन प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि जो फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका फूड क्या होना चाहिए, है ना, तो ये सब उसे पता होना चाहिए। डिलीवरी हो गई उसके बाद अबाउट लैक्टेशन, है ना, कैसे बेबी की केयर करनी है या उसकी खुद की केयर कैसे करनी है, वो सब उसे पता होना चाहिए, दैट इज पोस्ट नेटल केयर। तो RCH के अंडर ये सब भी सब सिखाया जाता है, सब बताया जाता है कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज कर सकते हैं, है ना। नॉलेज अबाउट पिल्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या IUDs, इंट्रायूटाइन डिवाइसेस, है ना, ये सब के बारे में बताते हैं, जिसको जो यूज करना है, जो जिससे कंफर्टेबल है वो यूज करें। देन अबाउट प्रेगनेंसी पूरा नॉलेज दिया जाता है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर सब बताया जाता है। फाइन, ओके। देन बेटा टू क्रिएट awareness, to create awareness about ill effects of population explosion, comma sexual abuse, sex related crimes, comma sex discrimination, ठीक है बच्चों, समझे इसका मतलब। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटा देखो काफी लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ एक कपल शुड हैव कितने किड्स, ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया में, अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो पुराने में जनरली दे यूज्ड टू हैव 6, 7, 8 किड्स, ठीक है। वो अभी की सिनेरियो में आप देखते हैं जो लोग एजुकेटेड है, जो बोथ द कपल्स दे आर वर्किंग, दे जस्ट हैव ओनली 1 or 2 चाइल्ड, राइट। बट अभी भी हम देखेंगे कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारे जहाँ पे अभी भी दे हैव 4 to 5 किड्स। उन्हें ऐसा लगता है जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनका बुढ़ापा उतना ही क्या होगा बेटा, सिक्योर होगा, राइट। तो दिस इज जस्ट अ रॉन्ग कंसेप्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ाने में। ये और कुछ नहीं कर रही, सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर इसी रेट से बढ़ता रहा, वैसे भी हर 1000 में से जो 20 बच्चे होते हैं वो हिंदुस्तानी ही होते हैं, तो इसी अलार्मिंग रेट से अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ता रहा बच्चों, तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे पास स्कैर्सिटी हो जाएगा खाना पीना रहना सब चीज का। तो लोगों को पता होना चाहिए अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक स्लोगन भी निकला था, हम दो हमारे दो, तो पीपल शुड फॉलो दिस, दे शुड नॉट हैव मोर देन 2 किड्स, ठीक है। देन दूसरा मैंने आपको बताया सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। बेटा इंडिया में ये भी बहुत एक बड़ा मुद्दा है अबाउट रेप एंड एवरीथिंग, है ना। वही है, नॉलेज होती नहीं है, किसी को कुछ गुस्सा आया, किसी का प्रपोजल दुखराया, तो फिर क्या हो जाता है इंडिया में अब सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ये करते हैं उनको प्रॉपरली दे शुड गेट अवेयरनेस कि भाई ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, वो एक लड़की की लाइफ खराब कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो सेक्सुअल अब्यूज है या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, ये सब स्टॉप होने चाहिए। आई बात समझ में? ओके। देन सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। सो बच्चों कितनी फैमिलीज आजकल भी है, मतलब आज भी ऐसी है, इवन नॉर्दर्न इंडिया में तो ज्यादा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन गर्ल एंड बॉय, ठीक है। घर में अगर एक लड़की एक लड़का है, आप देखेंगे ऐसा कि हाँ
जो खाना होता है लड़कियों को कम खाना दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा खाना दिया जाता है। ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। तो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एकदम बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एकदम बंद हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो हमें थ्रू RCH प्रोग्राम्स बेसिकली ये सब समझाया जाता है कि भाई आपको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना, कुछ सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स नहीं करने हैं, फाइन। दूसरा, अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है बेटा आपका 6th, to provide medical facilities and support। बेटा अब तो अच्छा हो गया है, गांव गांव में हॉस्पिटल्स बन गए हैं, है ना, गांव गांव में हॉस्पिटल्स बन गए हैं, कितने IVF सेंटर्स भी बन गए हैं कि भाई जो कपल कंसीव नहीं कर सकते दे कैन गो टू IVF सेंटर्स एंड दे कैन हैव बेबीज, राइट। तो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी बढ़ गई, इस वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बेटा, क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड MMR दैट इज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, वो सब बहुत डिक्रीज हो गई है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, ये सब क्या हो गया बेटा, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी खासी है ना। गांव गांव में लोग क्या है, अवेयर हैं, है ना, दे आर अवेयर। पहले ऐसा होता था जनरली कि हाँ घर में ही डिलीवरी करा ली जाती थी, लेकिन आजकल सब अंडर मेडिकल सुपरविजन डिलीवरी वगैरह जो है वो करवाते हैं, ठीक है। सो ये सब आपके RCH का एम है। क्लियर हो आप बेटा, आप लोगों को RCH का एम? कोई डाउट इसमें? RCH का क्या एम है? अवेयरनेस वेयरनेस सब बताना अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रो थ्रू प्रिंट्स एंड विजुअल मीडियाज, ठीक है। फिर प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन स्कूल, ठीक है, टू कंट्रोल STD एंड STI, है ना, किस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल हो सकती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कॉन्डोम्स का कि बाय यूजिंग कॉन्डोम्स STD कैन बी प्रिवेंटेड, है ना। और बच्चों आजकल मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, ओके। फर्टाइल कपल्स को प्रॉपरली एजुकेट करना, है ना, कि कितना प्री नेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर जरूरी है एक मदर के लिए, ओके। एंड टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट प्रॉपरली, ओके। सो तो ये आपका वही डिफाइन आ गया फिर से बेटा, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रिप्रो हेल्थ। तो क्या डिफाइन है बच्चों? इट मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। आगे बात समझ में? ओके तो क्या स्टेप्स ले दिए गए हैं, एम्स है, ठीक है। मैंने एम सेट कर लिया कि मुझे नीट क्रैक करना है, अब मुझे इसके लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना बेटा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली नोट्स और सब बनाने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन याद करनी पड़ेगी, तभी नीट क्रैक होगा, है ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने एम्स तो बना लिए, अब स्टेप्स क्या लिए, ठीक है। तो वो स्टेप्स लिखिए। सबसे पहला स्टेप है बेटा, मैं बताऊंगी आपको, एक टेक्निक है अमीनो सिंथेसिस, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेक्स ऑफ द बेबी हमें पता चल जाता है उसके थ्रू। और बेसिकली वो इसके लिए नहीं, मतलब इसकी इन्वेंशन हुई थी, बेसिकली इन्वेंशन हुई थी अमीनो सिंथेसिस टेक्निक की, इन्वेंशन तो नहीं बोलूंगी, मतलब बेसिकली अमीनो सिंथेसिस टेक्निक जो है वो बना था इसलिए कि कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कॉन्जेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे में वो पता चल सके, है ना। लेकिन वही है ना, हम लोग किसी भी चीज का मिसयूज कैसे करें वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो अमीनो सिंथेसिस का जो मिसयूज है वो ज्यादा यूज होता था इंडिया में, है ना। तो इससे फीमेल फीटिसाइड बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि देखो अमीनो सिंथेसिस से बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता चल जाता है, यानी कि कितने क्रोमोसोम वगैरह, जैसे ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो पूरा क्रोमोसोम का हमें कैरियोटाइपिंग दिख जाता है बच्चे का, तो हमें पता चल जाता है भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है ना भाई, तो हमें पता चल जाता है। तो XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम है वो भी हमें पता चल जाएगा, एज X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम का जो शेप है ना बच्चों वो अलग होता है, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये पता चल गया कि भाई अगर XX है यानी कि शी इज फीमेल, तो फिर
इलीगल तरीके से उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। ओके, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इस पे बैन ही लगा दिया, अमीनो सिंथेसिस पे बैन ही लगा दिया। तो बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस, टू कंट्रोल या टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड मतलब फीमेल को बॉर्न होने से पहले वूम में ही मार देना। दूसरा, मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, सबको आप लोगों को लगाया होगा ना प्रॉपर वैक्सीन वगैरह। पूछना, आपका एक हॉस्पिटल का चार्ट होगा बेटा वैक्सीन का, जैसे बॉर्न होते हैं ना वैक्सीन, वो मम्स, मीजल्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन है ना, हमें टेटनस, इन सब की वैक्सीन हमें लग गई होगी। तो आई हैव टू सी, मेरा ऐसे देखा हुआ है मैंने कि पूरा एक चार्ट है वैक्सीन का, एंड वो कब कब लग रहा होता है भाई, 6 मंथ्स पे, 1 ईयर पे, 2 ईयर पे, 3 ईयर पे, ऐसे से पूरा एक चार्ट बना हुआ है और ऐसे टिक किया हुआ है कि हाँ 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 ये सारी वैक्सीनेशन हो गई है प्रॉपर टाइम पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया था, सो दैट बच्चे लोग हेल्दी रहे, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगा, है ना, और हेल्दी बच्चे मिलेंगे हमारी कंट्री को। ठीक है, वो ऐसे नहीं एकदम कि हाँ शिकार हो रहे बीमारी के, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो मतलब करवाया है। द नेक्स्ट स्टेप है बेटा बैन ऑन एमटीपी। थर्ड है एमटीपी मतलब मेडिकल, एमटीपी मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन 1971, है ना। क्यों एमटीपी लीगलाइज क्यों कर दिया गया बच्चों? अगर कोई कपल नहीं चाहता, एक्सीडेंटली फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है एंड शी डजंट वांट बेबी, तो फिर एमटीपी होना चाहिए ना बेटा, है ना, वो चाहती नहीं है कि अभी वो बेबी करे, तो इसलिए एमटीपी करवा लो। देन फिर ऐसे कोई कुछ केसेस आए, रेप केसेस में फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो अब वो फीमेल तो वो बेबी कैरी नहीं करेगी ना। तो वो सब बेसिकली चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि एमटीपी लीगलाइज करो। बट एमटीपी बेटा सेफ होता है टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली, है ना। पहला ट्राइमेस्टर कितना होता है? 12 वीक्स का होता है ना। कितना सेफ है ये? सेफ टिल 12 वीक्स ओनली। तो ये सिर्फ 12 वीक तक ना सेफ रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद अगर एमटीपी कराते हैं ना तो बच्चा तो देखो किल कर ही रहे हैं ना वो लोग, बट जो मदर है उसकी जान को भी खतरा होता है अगर एमटीपी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाया जाए तो। आई बात समझ में? तो एमटीपी लीगलाइज कर दिया गया, पर सिर्फ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होके ही एमटीपी हॉस्पिटल्स में होता है। ठीक है, कि हाँ जहाँ पे जो मदर है और जो फादर है वो दोनों चाहते हैं कि भाई we do not have baby, है ना, दोनों का पूरा प्रॉपर प्रोसीजर चलता है। और दूसरा जैसे ये रेप केसेस और में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो पूरा वो पुलिस केस और के हिसाब से ही एमटीपी का परमिशन मिलता है। आई बात समझ में? तो एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन दिस, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे स्पेशल फर्टाइल सेंटर्स सेटअप करने का आग्रह किया कि जो कपल्स कैन नॉट कंसीव दे कैन हैव बेबीज इन दिस सेंटर्स। तो ये सब स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने ले लिया है। एक तो बैन कर दिया अमीनो सिंथेसिस को ताकि फीमेल फिटिसाइड चेक हो सके। ऐसे ही बच्चों आपको पता है मेल और फीमेल रेशियो मतलब गड़बड़ा हुआ ही है इंडिया में, है ना। 1000 मेल पे कमी है, फीमेल्स इक्वल नहीं है। जो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है वो इक्वल नहीं है ना। मेल की ज्यादा है एंड फीमेल्स की कम है। तो बेसिकली इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन ही कर दिया अमीनो सिंथेसिस को ताकि इक्वल आ सके पॉपुलेशन। फाइन। दूसरा एमटीपी लीगलाइज कर दिया कि फालतू में पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों करें कंट्री की, है ना। कोई कपल चाहता ही नहीं है तो फिर एमटीपी होना चाहिए ना, ताकि
पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो, और दूसरा मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ताकि हेल्दी बच्चे रहे। ओके, तो दिस वाज द इंट्रो ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से बच्चों आप ये 1951 जो ईयर है वो प्लीज याद रखना, एंड RCH का फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखिएगा, एज आपको ये मिल सकता है। जो यहाँ पे MTP लीगलाइज है, अमीनो सिंथेसिस बैन है, ये बात याद रखना। MTP कब लीगलाइज हुआ था? इन 1971। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, थैंक यू।